प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रोगाणु रोधी प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूक्ष्म जीवों द्वारा विकसित दवा प्रतिरोधक क्षमता है। इसके परिणाम स्वरूप एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणु रोधी दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हाल ही में द लेंसेट नामक शोध पत्रिका में रोगाणु रोधी प्रतिरोध से होने वाले वैश्विक प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में रोगाणु रोधी प्रतिरोध के कारण वर्ष 2019 के दौरान लोगों की मृत्यु की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार वर्तमान में AMR वैश्विक स्तर पर होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण है। रोगाणु रोधी प्रतिरोध सूक्ष्म जीवों द्वारा विकसित होने वाली दवा प्रतिरोधी क्षमता होती है। प्रतिरोध क्षमता विकसित होने के पश्चात एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणु रोधी दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं। रोगाणु रोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को सुपरबग्स के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे प्रश्न को देखिए। हाल ही में चर्चा में रही समर्थ योजना किससे संबंधित है? बायोमास उपयोग, स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना। सही उत्तर है बायोमास उपयोग। ये योजना किससे संबंधित रही है? बायोमास उपयोग से। इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में समर्थ योजना की संचालन समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई है। यह पराली, फसल काटने के बाद बचे हुए अंश आदि के उपयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पराली जलाने और ताप बिजली संयंत्रों द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करना और किसानों की आय बढ़ाने के क्रम में कोयला आधारित ताप बिजली संयंत्रों में बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देना है और इसीलिए विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस आयोग को बच्चों से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या से समझ लेते हैं क्या है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को मानते हुए देश के मेंटर्स प्रोग्राम में परिवर्तन पर अपनी सहमति दे दी है। देश के मेंटर कार्यक्रम को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्वैच्छिक सलाहकारों से जोड़ना है। NCPCR का गठन वर्ष 2007 में कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। अतः कथन एक सही नहीं है। यह आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत में कार्य करता है। अतः कथन 2 सही है। इसके तहत सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप सुनिश्चित किया गया है। इस आयोग को बच्चों से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेने का भी अधिकार प्राप्त है और इसीलिए कथन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। हाल ही में ओपेक ने ओमिक्रॉन कोरोना संकट और अपेक्षित ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद वर्ष 2022 में वैश्विक तेल मांग में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान लगाया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन एक स्थायी और अंतर सरकारी संगठन है। अतः कथन एक सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब,
और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय व एकीकरण करना और उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। अंतिम प्रश्न को देखिए, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? अमेरिका, चीन, इजराइल और रशिया। सही उत्तर है चीन। हाल ही में चीन ने कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों द्वारा वहां की स्थितियों और पर्यावरण के आधार पर उपकरणों की जांच करना तथा भविष्य के अभियानों की बेहतर तैयारी करना है। विदित है कि चीन ने कृत्रिम सूर्य का भी निर्माण किया है, जिसका उद्देश्य भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना है। इस कृत्रिम चंद्रमा यानी मिनी मून का व्यास लगभग 2 फीट है। इसकी सतह चंद्रमा की चट्टानों और धूल के समान ही हल्की बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है। गुरुत्वाकर्षण बल में यह अंतर चुंबकीय क्षेत्र का कारण होता है और इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है।